आज हम लोग अब तक दो बातों पर विचार कर चुके हैं। पहला कि महात्मा गांधी के बाद भारत में पुनर्जागरण का क्या हुआ। जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कायदे आजम बनाए गए। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। दूसरी ओर भारत में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और लॉर्ड माउंटबेटन को नेहरू और पटेल ने संयुक्त रूप से निवेदन किया कि आपके अनुभव की भारत को जरूरत है। आप पूर्व की तरह हमारे गवर्नर जनरल बने रहें। लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत विनम्रता से सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की संयुक्त आमंत्रण स्वीकार किया और 15 अगस्त 1947 की दोपहर बाद उन्होंने स्वतंत्र भारत का नया झंडा तिरंगा फहराया। 14 अगस्त 1947 की रात में करीब 12 बजे भारतीय संसद में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके कुछ समय बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को भंग कर दिया जाए, क्योंकि इसके साथ स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था वह इस मत से सहमत नहीं था और कांग्रेस पार्टी के नाम से ही स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का गठन हुआ। कुछ समय बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर का पद छोड़कर इंग्लैंड जाने का निर्णय किया और तब गवर्नर जनरल का पद सी राजगोपालाचारी को दिया गया। कांग्रेस में 1906-07 से ही दो धड़ा बना रहा था, जो गांधी के सर्वोच्च नेतृत्व के बावजूद बना ही रहा। स्वतंत्रता काल में हम पाते हैं कि जो दो धड़े हैं उसमें एक का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि कर रहे हैं। और इस धड़े में महात्मा गांधी के चुने हुए आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, वैचारिक उत्तराधिकारी विनायक नरहरि
भावे, जिन्हें लोग प्यार से विनोबा कहा करते थे, उनका नैतिक समर्थन भी था। दूसरी ओर एक नया धारा था जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू करते थे। इस धारे को तत्कालीन कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जयप्रकाश नारायण का है। राम मनोहर लोहिया भी कमोबेश इसी धारा के थे। गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, विधान चंद्र राय, जो बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने, वे भी इसी धड़े के थे। मनोरंजक बात यह है कि इस कालखंड में मोरारजी देसाई, जो बॉम्बे राज्य के, जिसमें आज का गुजरात और महाराष्ट्र का काफी बड़ा हिस्सा शामिल था, उसके मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई की भी गांधीवादी निष्ठा उन्हें नेहरू के धड़े के साथ ही जोड़ती थी। इसका पता शुरू में नहीं चलता, लेकिन बाद के दिनों में मोरारजी देसाई, खासकर जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में दो बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हुए। एक बार 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, और दूसरी बार 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। परंतु दोनों ही बार उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला और वे धीरे धीरे एक दूसरे गुट के प्रमुख नेता के रूप में उभरे और 1977 में इमरजेंसी के बाद जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के गुट में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबू जगजीवन राम। वे भी नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे। ज्यादातर भारत के राजनीतिक इतिहास के लेखक, समाज विज्ञानी भी और पत्रकार भी जब गांधी के बाद का भारतीय इतिहास लिखते हैं तो इसमें जो सभ्यता मूलक विमर्श था, जिसे अब तक हम लोग भारतीय पुनर्जागरण के नाम से चिन्हित करते आए हैं, उसकी चर्चा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। खासकर 21वीं शताब्दी के प्रवेश द्वार पर।
उदाहरण के लिए रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी नामक एक विशालकाय इतिहास पुस्तक लिखी है जो काफी लोकप्रिय है। इसमें भी जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, जिसे हम पुनर्जागरण की विरासत कहते हैं, उस पर कोई खास चर्चा नहीं है। हालांकि मनोरंजन के नाम पर भारतीय सिनेमा की चर्चा है, लेकिन भारतीय सिनेमा के वैचारिक अधिष्ठान पर इसकी चर्चा नहीं है। उसी तरह सुनील खिलनानी ने 2 पुस्तकें लिखी है, एक द आइडिया ऑफ इंडिया और दूसरी इनकारनेशंस। पहले का अनुवाद हिंदी में भारत का विचार कह सकते हैं और दूसरे का अवतरण। इस पुस्तक में भी मूल रूप से राजनीतिक इतिहास ही लिखा गया है, जिसमें गांधी के बाद के भारत में नेहरू और पटेल और बाद में पटेल गुट के विभिन्न नेताओं की रस्साकसी की चर्चा की गई है। इसके अलावे सुमित सरकार और बिपिन चंद्र जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है, उसमें भी कमोबेश यही कमी नजर आती है। एक जो तीसरा वर्ग है समाजशास्त्रियों का, उसमें 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा की जा सकती है। एक A.R. देसाई का सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और दूसरा योगेंद्र सिंह का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इन दोनों में भी वही कमियां हैं, वही सीमाएं हैं जो सुनील खिलनानी, रामचंद्र गुहा, सुमित सरकार, विपिन चंद्र इत्यादि लेखकों में है। आज हम इस प्रश्न को टटोलेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ज्यादातर भारतीय विद्वान जो बौद्धिकी के अलग अलग सिद्धांतों से प्रभावित हैं, वे सभी की सभी भारत के इतिहास लिखने में एक गलती करते हैं, जो गलती एल बासम नाम के अंग्रेज नहीं करते हैं। एल बासम एक अंग्रेज इतिहासकार थे। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकें उनकी अन्य भी हैं, परंतु उनका प्रभाव भारत पर कम रहा है। जो पहली किताब है उसका नाम है द वंडर दैट इज इंडिया। दूसरी किताब है जिसे उन्होंने संपादित किया है और प्रस्तुत किया है, उसका नाम है द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन दोनों पुस्तकों में कुछ नई बातें आई हैं जो भारतीय इतिहास को समझने में हमें नया दृष्टिकोण देती है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं वो मूल बात गायब है। इसमें भी एक और प्रयास भारत में हुआ। हिंदी के प्रमुख आलोचक और कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक एक विशालकाय पुस्तक लिखी है, जिसे राजकमल प्रकाशन ने छापा है। मूल रूप से यह 2 खंडों में है, परंतु उनकी 3-4 और पुस्तकें बाद में आई हैं, जिनका नाम भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद तो नहीं है, परंतु वह इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाती है। मैं अब
जो मेरी अपनी समझ है, सीमित समझ है, 45 वर्षों का जो शोध है, अध्यापन का जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं उपरोक्त लेखकों के दृष्टिकोण में जो एक कमी हम लोगों को देखने को मिलती है उस पर इशारा करेंगे। मेरी दृष्टि में सारे के सारे लेखक पश्चिमी समाज विज्ञान की शब्दावली में जो की टर्म्स या पारिभाषिक शब्दावली प्रस्तुत की गई है उसको ध्यान में रखकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास और सभ्यता मूलक सामाजिक वितान को समझने समझाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कहने वाले 4-5 विद्वान हमारे अकादमिक जगत में हुए हैं, जिनका नाम लेना मैं जरूरी समझता हूं। एक नाम तो है लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी का, दूसरा नाम उसी विश्वविद्यालय के धुरजटी प्रसाद मुखर्जी का, और तीसरा नाम भी उसी विश्वविद्यालय के ए.के. सरन का है। चौथा नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टी.के. उमेन का है। इसके अलावे भी कई नाम हैं, कुछ विदेशी भी हैं, जैसे फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई डूमो। इन विद्वानों ने यह बार बार कहा है कि भारत को पश्चिमी शब्दावली में समझना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब असंभव कार्य है, क्योंकि भारत के समाज की बुनावट, इसकी जो सभ्यता मूलक गहराई है, इसके जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, विश्व दृष्टि है, वह पश्चिम से बहुत अलग है।